स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 1881 के अंदर सेकंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है बिल ऑफ एक्सचेंज उसको डिस्कस करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये प्रॉमिसरी नोट से थोड़ा सा अपोजिट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के अकॉर्डिंग जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो बनाया जाता है ड्रॉअर के द्वारा और रिटन में होता है, हमेशा अनकंडीशनल होता है, यानी इसको पे करने के साथ कोई भी कंडीशन इंक्लूडेड नहीं होती और मेकर के द्वारा बनाया जाता है सर्टेन पर्सन को कुछ अमाउंट पे करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इस इंस्ट्रूमेंट को या तो उस व्यक्ति को पे किया जाता है जिसके लिए इसको बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है, इस पे ऑर्डर मेंशन होता है, या फिर अगर ये किसी और व्यक्ति को एंडोर्स कर दिया गया है तो मैच्योरिटी डेट के आने से पहले जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है उस पर्सन को पे किया जाएगा। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है आगे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा जब हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? सबसे पहले तो रिटन में होता है, कभी भी ओरल में बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बन सकता, हमेशा रिटन में पेपर पर ही बना हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है? अनकंडीशनल। जैसे प्रॉमिसरी नोट एक अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट था, ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है, यानी जब हम इसको पे करेंगे तो इसे बनाने वाला व्यक्ति ये कभी नहीं इसमें कंडीशन लगा सकता कि ए बी को पैसा तब देगा जब बी उसे कुछ और वैल्यू सेल करेगा या कुछ उसे अमाउंट पे करेगा, या जब आज बारिश होगी तो बी उसे पे करेगा, यानी उसके साथ कोई भी कंडीशन इंक्लूडेड नहीं होगी। नेक्स्ट, ऑर्डर लेटर। ये एक ऑर्डर लेटर है, क्रेडिटर के द्वारा डेटर पर इशू किया जाता है। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसे मनी रिसीव करनी है और डेटर वो व्यक्ति होता है जिसे पैसा देना है। तो प्रॉमिसरी नोट के केस में जस्ट अपोजिट होता था, जिसे पैसा चुकाना होता था वो प्रॉमिसरी नोट इशू करता था, यानी एक तरह का प्रॉमिस करता था। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये एक प्रकार का ऑर्डर लेटर है, क्योंकि ये क्रेडिटर यानी जिसे पैसा रिसीव करना है उसके द्वारा इशू किया गया है, किस पर? जिसको पैसा देना है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट, सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉयर। ये ड्रॉअर यानी जिसने इसे बनाया है, इसे कौन बनाता है? क्रेडिटर। उसके इस पे सिग्नेचर होना मैंडेटरी है और ड्रॉई के भी सिग्नेचर इस पे होना मैंडेटरी है, जिसको हम एक्सेप्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड अमाउंट। जो बिल अमाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ये एक पर्टिकुलर फिक्स सम ऑफ अमाउंट को पे करने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाया जाता है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज में जिस स्पेसिफाइड पर्सन का नाम लिखा होता है उस स्पेसिफाइड पर्सन को ही ये पे किया जाता है, और टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन, यानी जिसको पे करने का ऑर्डर इस पे लिखा होता है, या फिर ये जिसके पास ट्रांसफर हुआ होता है, बेयरर, यानी जिस व्यक्ति के पास ये इस टाइम पर होता है मैच्योरिटी डेट आने से पहले, उसे पे किया जाता है। नेक्स्ट, फिक्स डेट ऑफ पेमेंट। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये फिक्स डेट पर पे किया जाएगा या फिर इस डेट की एक्सपायरी होने पर पे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आज बिल ऑफ एक्सचेंज इशू हुआ है और आज से 30 डेज के बाद ये पेएबल है, तो आज से 30 डेज अगर हम लगा लें, अगर मान लीजिए आज डेट है 25 ऑफ मई, तो ये 25 ऑफ जून यानी 30 डेज के बाद इसकी एक्सपायरी होने के बाद ही ये पेएबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टैम्प। बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉपरली स्टैम्प होना मैंडेटरी है। वैल्यू रिसीव्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर वैल्यू रिसीव्ड लिखा होना कंपलसरी है। वैल्यू रिसीव्ड का मतलब है जिस क्रेडिटर ने यानी जिसे पैसा चुकाना है वो ये लिख देता है, जिसे पैसा रिसीव करना है वो ये लिख देता है कि मुझे गुड्स रिसीव हो गई हैं, इसका मतलब होता है वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, इसके फेस पर लिखा होता है, हालांकि ये लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी इस पे लिखा होता है वैल्यू रिसीव्ड, ये कंपल्सरी है।
सो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर किया है, बाकी जब हम आगे कंटिन्यू में स्टडी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आता है, पार्टीज ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट में हमारी दो पार्टीज थी, मेकर और पेई, जिसको पैसा मिलता था और जो इशू करता था। इसके अंदर हमारी 3 पार्टीज हैं। सबसे पहले कौन होता है, ड्रॉर। ये वो पर्सन है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, साइन करता है, और ये क्रेडिटर होता है। ठीक है, यानी इसको अधिकार है किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा प्राप्त करने का। ठीक है, इसको पैसा मिलना है, तो ये एक तरह का एक ऑर्डर लेटर इशू करता है साइन करके, किसके अगेंस्ट में, जिससे उसे पैसा रिसीव करना है उसके अगेंस्ट में। ड्रॉई, ड्रॉई वो है जिससे पैसा चुकाना है। ठीक है, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है कि मैं इस पर्टिकुलर डेट को ड्रॉर को पैसा दे दूंगा। ठीक है, इसको पेयर और एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि यही पैसे को पे करने वाला है और बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने वाला है, इसलिए इसको पेयर या एक्सेप्टर भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेई। पेई वो व्यक्ति है जिसको पैसे प्राप्त करने का अधिकार है ड्यू डेट आने के बाद। ठीक है, ड्रॉर और पेई सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो, ए ने कुछ सामान खरीदा बी से। ठीक है, तो ए ने सामान खरीदा है तो ए को पैसे पे करने हैं, बी क्रेडिटर है, ए जो है वो डेटर है। तो बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया है ए के लिए, और ए ने उसे एक्सेप्ट किया है बिल ऑफ एक्सचेंज को। अब ड्यू डेट आने के बाद ए जो है वो पेमेंट करेगा बी को। हो सकता है कि ये पेमेंट बी ही ले तो ये पे ही बन जाएगा, लेकिन अगर ये पेमेंट बी नहीं लेता, वो कह देता है कि मुझे सी को कुछ पैसा चुकाना है, तो जो ए है वो सी को पैसा दे देगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो थर्ड पार्टी यानी जो पेई है वो बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, कोई डिफरेंट पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल कोट करके ही अपने क्वेश्चन को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रिकॉशन इन राइटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, प्लेस। प्लेस ऑफ ड्राइंग द बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, यानी कहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू किया गया है, ये टॉप राइट कॉर्नर में बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर हमें ज़रूर लिखना है कि जो क्रेडिटर है वो कहाँ पर है इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि उसी की करेंसी में पे होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्या है, डेट। ठीक है, राइट हैंड कॉर्नर में ड्राइंग के नीचे डेट लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग द बिल लिखना बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से हमें लिखनी है, क्योंकि इसी के बेस पर मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट होती है। यानी जैसे 25 अप्रैल लिखा है, तो इसी से अगर 90 डेज के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है तो इसी डेट से कैलकुलेट होगा। ठीक है, मैच्योरिटी डेट जो है वो इसी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के बाद पे किए जाते हैं। अमाउंट, अमाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज पर फिगर्स और वर्ड्स दोनों में लिखा जाता है। ठीक है, फिगर्स में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा जाता है और वर्ड्स में सेंटर में लिखा जाता है। स्टैम्प, बिल ऑफ एक्सचेंज को लेफ्ट हैंड कॉर्नर में स्टैम्प लगाना ज़रूरी है, जहाँ पर अमाउंट जो होता है फिगर्स में लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके नीचे स्टैम्प लगाई जाती है। ठीक है, अगर बिल ऑफ पे एक्सचेंज जो है वो ऑन डिमांड पर पेएबल है, ठीक है, तो उस पर स्टैम्प लगाना ज़रूरी नहीं है। यानी कि जब जो हमारा जो ड्रॉअर है वो चाहे तब उसे पैसा रिसीव हो जाए ऑन डिमांड, तो उसे स्टैम्प करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर बिल जो है एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के बाद पेएबल होने वाला है, यानी 90 डेज के बाद, तो उसका स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है। और वो स्टैम्प कहाँ पर आएगी, जस्ट अमाउंट के बिल्कुल नीचे लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ पर फिगर्स में अमाउंट मेंशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ, पीरियड। यानी कि पीरियड का मतलब है कि कौन सी ड्यूरेशन के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेएबल हो जाएगा। ठीक है, मेन पार्ट वहीं से शुरू होता है, यानी कि उसी जो डेट हमने मेंशन की है उसी डेट से हमारे बिल की पेएबिलिटी की डेट भी डिसाइड होगी। जनरली जो बिल ऑफ एक्सचेंज पे किए जाते हैं उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ही ऐड कर दिए जाते हैं ग्रेस पीरियड के नाम से। नेक्स्ट, फॉर वैल्यू रिसीव्ड।
फॉर वैल्यू रिसीव्ड का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द पर्सन, यानी कि जिस पर्सन को उससे पैसा चुकाना है, ये इसका मतलब क्या है, मेन पार्ट के नीचे इसे ऐड करना ज़रूरी है, यानी कि जिस चीज़ के लिए उसे पैसा चुकाना है हमारे ड्रॉई को, वो वस्तु उसने ऑलरेडी प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट, सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर। राइट हैंड कॉर्नर में ड्रॉअर अपने सिग्नेचर करता है जो बिल को इशू करता है, और वही ऑर्डर करता है कि मुझे इस पर्टिकुलर डेट को इतना पैसा जो ड्रॉई है या जो पेयर है वो दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या, ये सारी आपकी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, यानी ये सब चीज़ों को आपको प्रिकॉशंस लेने हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखते समय। आई होप मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश की हैं चीज़ें। अब डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, अदरवाइज डिफरेंस आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करा देती हूँ। ठीक है। ड्रॉअर कौन होता है? ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर जो होता है वो क्रेडिटर होता है। प्रॉमिसरी नोट में जो ड्रॉअर होता है वो डेटर के द्वारा बनाया जाता है। जस्ट अपोजिट है ये दोनों एक दूसरे के। क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिसे पैसा रिसीव करना है, इसीलिए वो ऑर्डर दे रहा है, और डेटर वो व्यक्ति है जिसे पैसा चुकाना है, तो वो क्या करता है, प्रॉमिस करता है। ठीक है, इसलिए उसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। अब सेकंड क्या है, नेचर। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये ऑर्डर टू पे होता है, प्रॉमिसरी नोट जो है वो प्रॉमिस टू पे होता है, मैंने आपको बताया। थर्ड क्या है, एक्सेप्टेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर के द्वारा एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि ड्रॉअर क्रेडिटर जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा कि मुझे इतना पैसा मिलना है, रिसीव करना है, ऑर्डर नहीं देगा, तब तक वो जनरेट ही नहीं होगा। प्रॉमिसरी नोट के केस में एक्सेप्ट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी मेकर बना देता है, उसके बाद उसका एक्सेप्ट होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, पार्टीज। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टीज हैं, मैंने आपको बताया, ड्रॉयर, एक्सेप्टर और पेई। ठीक है, ड्रॉअर वो है जिसने बनाया, और ड्रॉयर और पेई सेम हो सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टीज हैं, मेकर और पेई। ठीक है, मेकर बनाने वाला, और पेई जिसे पैसा रिसीव होना है, जिसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉअर एंड पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर ऑफ पेई वन एक ही पर्सन हो सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट में ये दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं। कॉपीज। फॉरेन एक्सचेंज के केस में 3 बिल ऑफ एक्सचेंज की कॉपीज बनाई जाती हैं। प्रॉमिसरी नोट के केस में सिर्फ एक ही कॉपी बनाई जाती है, चाहे वो फॉरेन प्रॉमिसरी नोट ही क्यों ना हो, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 कॉपीज बनाई जाती हैं। ठीक है। जॉइंट लाइबिलिटी। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो उसे एक्सेप्ट करने वाले होते हैं उनकी जॉइंट लाइबिलिटी होती है। प्रॉमिसरी नोट को बनाने वाले, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि एबीसी पार्टनरशिप में अगर 3 पर्सन है, तीनों ने जो प्रॉमिसरी नोट को साइन किया है, तो सेपरेटली और जॉइंटली तीनों ही लायबल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्टैम्प। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल पेमेंट एट साइट नीड नॉट बी स्टैम्प, यानी ऑन डिमांड जो मैंने आपको बताया था, यानी जब पर्सन खुद आके डिमांड करता है कि मुझे इस डेट को पैसा दे दिया जाए, तो उसका स्टैम्प होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट जो है, पेबल एट साइट अगर है, तो उसका स्टैम्प होना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर डिसऑनर। डिसऑनर यानी ड्यू डेट पर डिसऑनर हो जाना, जो पेयर है उसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं होना, तो बिल डिसऑनर हो जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कोई अदर पर्सन उसकी पेमेंट कर सकता है। प्रॉमिसरी नोट के केस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्रॉमिस है, वही व्यक्ति पे करेगा जिसने प्रॉमिस किया था, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिस हो सकता है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑन डिसऑनर। डिसऑनर के केस में क्या लाइबिलिटी होती है? नॉन पेमेंट ऑफ के केस में जो ड्रॉअर है वो लाइबल होता है। ठीक है, डिसऑनर के केस में, क्योंकि ड्रॉअर ने ऑर्डर दिया था, वही लाइबल होता है। प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर होता है, जस्ट अपोजिट है उसके। मेकर ने बनाया था तो मेकर लाइबल होगा डिसऑनर होने पर, और ये ड्रॉअर ने बनाया था तो ड्रॉअर लाइबल होगा। ठीक है। नोटिंग। नोटिंग का मतलब है, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो जाता है तो उस पर नोटिंग होना ज़रूरी है। प्रॉमिसरी नोट के केस में डिसऑनर होने पर नोटिंग होना ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। सो दीज आर योर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉमिसरी नोट एक टाइप का प्रॉमिस है जो पैसा चुकाने वाले व्यक्ति के द्वारा यानी डेटर के द्वारा क्रेडिटर को किया जाता है, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का ऑर्डर लेटर होता है, जिसे पैसा रिसीव करना होता है वही बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। और किसके लिए बनाता है? जिससे उसे पैसा रिसीव करना होता है। सो इनके अंदर ये डिफरेंस है, थिन लाइन डिफरेंस है, बट आप समझेंगे तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। सो कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी, ईमेल पर भी, जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे, ओवर अ फोन कॉल। सो बी इन टच एंड स्टडी हार्ड।